द साइकोलॉजी ऑफ मनी। चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे की कुल संपत्ति है 84.5 अरब डॉलर। इसमें से 81.5 अरब डॉलर सिर्फ उनके 65वें जन्मदिन के बाद कमाए गए। ऐसा कैसे मुमकिन है? जवाब छुपा है धरती पर आए बर्फ के युगों की एक हैरान करने वाली कहानी में। धरती के इतिहास में कई बार पूरी दुनिया बर्फ की मोटी चादर में दब चुकी है। 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने माना कि धरती एक नहीं, पूरे 5 अलग-अलग बर्फ युगों से गुजरी है। सवाल था, इतनी विशाल घटना के पीछे आखिर कौन सी ताकत हो सकती है? कोई पहाड़ों का उठना सोचता, कोई ज्वालामुखी के फटने को वजह मानता, पर कोई भी थ्योरी 5 अलग-अलग बर्फ युगों के बार-बार दोहराव को नहीं समझा पाती थी। 1900 के दशक की शुरुआत में सर्बियाई वैज्ञानिक मिलुटिन मिलानकोविच ने एक थ्योरी दी, जिसे आज सही माना जाता है। सूरज और चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती के झुकाव को बेहद हल्के ढंग से बदलता रहता है। इस चक्र के दौरान धरती के हिस्सों को सामान्य से थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा धूप मिलती है। पर असली दिलचस्प बात यहाँ से शुरू होती है। रूसी मौसम वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन ने इस थ्योरी में गहराई से झांका और पाया, बर्फ युग की असली वजह ठंडी सर्दियां नहीं, बल्कि हल्की ठंडी गर्मियां थी। यह तब शुरू होता है जब कोई गर्मी पिछली सर्दी की बर्फ को पूरी तरह पिघला नहीं पाती। बची हुई बर्फ की परत अगली सर्दी में और बर्फ जमा होना आसान बना देती है, जो अगली गर्मी में भी टिक जाती है, जो अगली सर्दी में और ज्यादा बर्फ खींचती है। यह लगातार बनी बर्फ सूरज की किरणों को वापस लौटाती है, जिससे ठंडक और बढ़ती है, जिससे और बर्फ गिरती है, और यह सिलसिला चलता रहता है। कुछ ही 100 सालों में एक मौसमी बर्फ की चादर पूरे महाद्वीप को ढकने वाली बर्फ की चादर बन जाती है। एक ग्लेशियोलॉजिस्ट ने इसे बड़ी खूबसूरती से कहा, बर्फ की चादर बनने की वजह बर्फ की मात्रा नहीं, बल्कि यह है कि थोड़ी सी बर्फ भी टिकी रहती है। बर्फ युगों से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक यह है, बड़ा नतीजा पाने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती। अगर कोई चीज कंपाउंड होती है, यानी थोड़ी सी बढ़त अगली बढ़त का ईंधन बन जाती है, तो एक बेहद छोटी शुरुआत भी ऐसे असाधारण नतीजे दे सकती है, जो गणित को धता बताते नजर आए। और यही सिद्धांत पैसों पर भी उतना ही लागू होता है। वॉरेन बफे पर 2000 से ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं, पर उनमें से बहुत कम इस सबसे जरूरी तथ्य पर ध्यान देती हैं। बफे की दौलत सिर्फ इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो एक अच्छे निवेशक हैं, बल्कि इसलिए बनी क्योंकि वो बचपन से ही एक अच्छे निवेशक रहे हैं। आज बफे की कुल संपत्ति 84.5 अरब डॉलर है। इसमें से 84.2 अरब डॉलर उनके 50वें जन्मदिन के बाद जमा हुए, और 81.5 अरब डॉलर तब आए जब वो सोशल सिक्योरिटी के लिए योग्य हुए, यानी अपने 60 के दशक के मध्य में। बफे बेहद असाधारण निवेशक हैं, पर अगर आप उनकी पूरी सफलता का श्रेय सिर्फ उनकी निवेश की समझ को देते हैं, तो एक जरूरी बात छूट जाती है। उनकी सफलता की असली वजह है, वो पिछले 3/4 सदी से लगातार एक असाधारण निवेशक रहे हैं। अगर उन्होंने अपने 30 के दशक में निवेश शुरू किया होता और 60 की उम्र में रिटायर हो जाते, तो शायद ही कोई उनका नाम जानता। जरा एक छोटा सा प्रयोग सोचिए। बफे ने गंभीरता से निवेश करना सिर्फ 10 साल की उम्र में शुरू किया। 30 साल की उम्र तक उनकी संपत्ति करीब 10 लाख डॉलर हो चुकी थी। अब मान लीजिए वो एक सामान्य इंसान होते, अपनी किशोरावस्था और 20 के दशक में दुनिया घूमते, अपना जुनून तलाशते, और 30 की उम्र तक उनकी संपत्ति सिर्फ $25,000 होती।
और मान लीजिए वो फिर भी वही असाधारण हर साल 22% का रिटर्न कमाते रहते, पर 60 की उम्र में निवेश छोड़कर गोल्फ खेलने और नाती पोतों के साथ समय बिताने रिटायर हो जाते। आज उनकी संपत्ति कितनी होती? 84.5 अरब डॉलर नहीं, सिर्फ 1 करोड़ 19 लाख डॉलर। असली संपत्ति से 99.9% कम। वॉरेन बफे की लगभग पूरी वित्तीय सफलता दो चीजों से जुड़ी है, वो नींव जो उन्होंने अपनी किशोरावस्था में रखी और वो लंबा समय जो उन्होंने बुढ़ापे तक निवेश में बिताया। उनका हुनर है निवेश, पर उनका असली राज है समय। एक और नजरिए से देखिए, बफे दुनिया के सबसे अमीर निवेशक हैं, पर सबसे अच्छे रिटर्न देने वाले निवेशक नहीं। रेनेसां टेक्नोलॉजीज के जिम साइमंस 1988 से हर साल औसतन 66% का रिटर्न कमा रहे हैं, बफे के 22% रिटर्न से 3 गुना ज्यादा। फिर भी साइमंस की संपत्ति आज सिर्फ 21 अरब डॉलर है, बफे से करीब 75% कम। ऐसा क्यों? क्योंकि साइमंस ने अपनी निवेश की असली रफ्तार 50 साल की उम्र में पकड़ी। उनके पास बफे के मुकाबले कंपाउंडिंग के लिए आधे से भी कम साल थे। यह गणित इतना असामान्य लगता है कि हमारा दिमाग इसे सहज रूप से समझ नहीं पाता। अगर मैं आपसे पूछूं 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 कितना होगा, आप कुछ ही सेकंड में जवाब दे देंगे, 72। पर अगर मैं पूछूं 8 8 8 8 8 8 8 8 8 कितना होगा, आपका दिमाग चकरा जाएगा। जवाब है 13 करोड़ 42 लाख 17 हजार 728। यही वजह है कि कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की कहानी भी हमें चौंकाती है। 1950 से 1990 तक स्टोरेज क्षमता सिर्फ 296 मेगाबाइट बढ़ी, पर 1990 से आज तक यह क्षमता 10 करोड़ मेगाबाइट बढ़ चुकी है। 2004 में खुद बिल गेट्स ने सवाल उठाया था कि जीमेल को 1 गीगाबाइट स्टोरेज की क्या जरूरत है। दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले इंसानों में से एक भी कंपाउंडिंग की रफ्तार का सही अंदाजा नहीं लगा पाया। यही खतरा है। जब कोई चीज सहज रूप से समझ नहीं आती, हम अक्सर उसकी असली ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। बफे पर लिखी 2000 किताबों में से एक का भी शीर्षक नहीं है। यह इंसान पिछले 75 साल से लगातार निवेश कर रहा है, जबकि यही उनकी ज्यादातर सफलता की असली वजह है। निवेश की दुनिया की सबसे जरूरी किताब शायद इतनी ही सीधी होनी चाहिए, सिर्फ एक पन्ने की, जिसमें आर्थिक विकास का एक लंबा चार्ट हो और शीर्षक हो, चुप रहो और इंतजार करो। असली सबक यह है, अच्छा निवेश करना सबसे ऊंचा रिटर्न कमाने के बारे में नहीं है, क्योंकि सबसे ऊंचे रिटर्न अक्सर एक बार की किस्मत होते हैं, जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता। असली निवेश है एक अच्छा, टिकाऊ रिटर्न कमाना, जिसे आप सबसे लंबे समय तक बनाए रख सकें। तभी कंपाउंडिंग अपना असली जादू दिखाती है। पर इसका बिल्कुल उल्टा भी सच है। जो लोग बड़े रिटर्न तो कमाते हैं, पर उन्हें टिकाए नहीं रख पाते, उनकी कहानी अक्सर बेहद दुखद मोड़ लेती है। क्योंकि पैसा कमाना एक हुनर है, पर उसे टिकाए रखना यह बिल्कुल अलग खेल है, जिसके लिए कमाने वाली सोच से बिल्कुल उल्टी सोच चाहिए। अगर वॉरेन बफे के इस समय का जादू वाले सबक ने आपको चौंका दिया हो, तो अभी कमेंट में लिखिए, आप किस उम्र से निवेश शुरू करना चाहते हैं या कर चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी में हम समझेंगे रातों रात अमीर बनने वाले लोग अक्सर उतनी ही तेजी से सब कुछ क्यों गवा बैठते हैं। तब तक सीखते रहिए और अपनी सोच को अमीर बनाते रहिए।